हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 एमसीक्यूज रिलेटेड। यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं और हम यूजीसी नेट पेपर को कवर कर रहे हैं दिसंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए। आपको पता है यूजीसी नेट के पेपर में पेपर 1 एक कॉमन पेपर आता है और दूसरा आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड एक पेपर आता है। तो हमारा कॉमन पेपर हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस डाल रहे हैं और उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज क्वेश्चन सीरीज। आइए देखते हैं आज का हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से वैधानिक निकाय हैं? निम्नलिखित में से कौन से वैधानिक निकाय हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैच्यूटरी बॉडी? आपको पता होना चाहिए दो तरीके की बॉडीज देखने को मिलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैच्यूटरी बॉडीज। तो हमसे यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है वो वैधानिक निकाय से किया गया है, स्टैच्यूटरी बॉडी के लिए किया गया है कि जो ऑप्शंस आपके सामने हैं उनमें से कौन सी बॉडी स्टैच्यूटरी बॉडी है। ऑप्शन 1 भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन 2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, ऑप्शन 3 अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, ऑप्शन 3 ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। इनकी फुल फॉर्म्स भी पूछती जाती हैं तो आप इन्हें ज़रूर कंसिडर करें, एक बार लर्न करें ताकि आपकी मेमोरी में ये स्टोर हो। ऑप्शन 4 नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAAC। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बॉडी स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं। पहले आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग जो है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ऑप्शन 1 वाला जो ऑप्शन है वो ये हटा सकते हैं आप। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है तो ऑप्शन 2 सही है, इसको आपको कंसीडर करना है। ऑप्शन 3 अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, ये भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, आपको इसे भी कंसीडर करना है। लास्ट है आपका ऑप्शन 4 राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC NAC, ये आपकी ना तो स्टैच्यूटरी बॉडी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसको कंसीडर नहीं करना है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन C, सेकंड और थर्ड, ये आपका ऑप्शन सही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन ये है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। सेकंड एंड थर्ड आपको इसे राइट आंसर में कंसीडर करना है। यूजीसी की जो स्थापना हुई थी, जो स्टेबलाइज किया गया था, इसका ईयर आपको याद रहना चाहिए, 1956 में हुआ था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। फिर हमारा आता है NAC एंड नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये 1994 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। AICTE ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर वर्क करती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में इसको मेंशन किया गया है। तो ये जो डेटा एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एग्जाम ओरिएंटेड है और ज़रूरी नहीं आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिल जाए, बट हाँ टॉपिक यही रहते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दूरस्थ शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया? हमें देखना है कि डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन 1 यह औपचारिक शिक्षा का पूरक है, ऑप्शन 2 यह शिक्षा की लागत को कम करता है, ऑप्शन 3 यह औपचारिक शिक्षा का स्थान लेता है, ऑप्शन 4 यह शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाता है। इंग्लिश में देखिए, ऑप्शन 1
it supplements formal education. Option 2, it reduces the cost of education. Option 3, it replaces the formal education. Option 4, it enhances access to education. तो हमें ये देखना है कि कौन सा आंसर इसका सही है. आइए देखते हैं कौन सा आंसर सही है. या औपचारिक शिक्षा का पूरक है, तो ये सही नहीं होगा क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन को ये रिप्लेस नहीं कर सकता है. औपचारिक शिक्षा का सप्लीमेंट्री, हाँ ठीक है, ये सही है. ऑप्शन 1 सही है. औपचारिक शिक्षा का पूरक है, रिप्लेस की बात यहाँ पे नहीं की गई है. फिर ऑप्शन 2, या शिक्षा की लागत को कम करता है, तो ये भी ठीक है क्योंकि जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो हमें कम कॉस्ट में भी मिल जाती है. ये भी ऑप्शन आपका सही है. फिर ये औपचारिक शिक्षा का स्थान लेता है, तो हाँ ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि रिप्लेस नहीं कर सकता है आपकी फॉर्मल एजुकेशन को या शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाता है. तो ये सही ऑप्शन है. इट इनहेंस एक्सेस टू एजुकेशन, ये भी ठीक है. अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा. 1st, 2nd, 4th. ऑप्शन सी 1st, 2nd एंड 4th इज द राइट आंसर. 3rd इसमें भी था तो ये भी नहीं ले सकते थे, इसमें था ये भी नहीं ले सकते थे. एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी ड्यूरिंग एग्जाम ताकि टाइम भी बचे आपका और जल्दी से क्वेश्चन भी टैकल हो पाए और आप राइट आंसर तक पहुंच पाएँ. इंग्लिश में आप देख लीजिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है. इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल एजुकेशन, इट reduces the cost of education and it enhances access to education. 1st, 2nd एंड 4th इज द राइट आंसर. ये आपको कंसिडर करना है. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ओरिएंटेड है. आई होप ये लेक्चर वीडियोज़ आपको एग्जाम में हेल्प करें और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें. चैनल से कनेक्टेड रहें, आपके लिए इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव लेक्चर वीडियो अपलोड होते रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे. निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे. ऑप्शन 1 डॉक्टर DS कोठारी. ऑप्शन 2 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. ऑप्शन 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन. ऑप्शन 4 डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर. Who among the following was the first chairman of University Grant Commission? Who among the following was the first chairman of University Grant Commission? UGC का फर्स्ट चेयरमैन कौन था. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ये UGC के फर्स्ट चेयरमैन थे. करंट में UGC के चेयरमैन कौन है, आज जब हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय UGC के जो रिसेंट चेयरमैन है वो विनीत जोशी हैं. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय एक केंद्रीय सरकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में है. मतलब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लेकिन ये किस राज्य में है. द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, अ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, is in the state of. ऑप्शन 1 हरियाणा. ऑप्शन 2 मणिपुर. ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश. ऑप्शन 4 पंजाब. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मणिपुर. मणिपुर में ये यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज की गई है और ये 2018 में पहला नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बना है. कहाँ है ये, मणिपुर में. ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. यह सिफारिश कि किसी भी छात्र को किसी विषय के अध्यापन में विशेषज्ञता हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उसके पास BA BSc में वह विषय ना हो. किसके द्वारा की गई थी. आपको देखना है, यह सिफारिश कि किसी भी छात्र को किसी विषय के अध्यापन में विशेषज्ञता हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उसके पास BA BSc में वह विषय ना हो. यह रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई थी. मतलब कोई भी कैंडिडेट जिसने BA BSc उस सब्जेक्ट से ना किया हो जिससे वो पढ़ाना चाहता है तो वो टीचिंग नहीं कर सकता था. द रिकमेंडेशन दैट नो स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू स्पेशलाइज इन टीचिंग अ सब्जेक्ट अनलेस ही हैड इट इन BA and BSc was made by. ऑप्शन 1 यशपाल कमिटी. ऑप्शन 2 ज्ञान कमीशन. ऑप्शन 3 एजुकेशन कमीशन. ऑप्शन 4 NR सरकार कमिटी. तो हमें ये बताना है कि ये किसने बोला था. इसका सही आंसर है एजुकेशन कमीशन. ऑप्शन 3
1964-66 एजुकेशन कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर कि कोई भी कैंडिडेट जिसके पास ग्रेजुएशन BA BSc की डिग्री ना हो और उसने उस सब्जेक्ट से प्रिपेयर ना किया हो, स्पेशलाइजेशन उसके पास ना हो, उसको टीचिंग का राइट नहीं होगा। ये किस कमेटी ने कहा था? ये एजुकेशन कमेटी ने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सी है? Which of the following is a key recommendation? The National Education Policy 2020 for reforming the higher education system in India. Which of the following is a key recommendation? The National Education Policy 2020 for reforming the higher education system in India. इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1, 2035 तक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 50% तक इंक्रीज करना। ऑप्शन 2, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना। ऑप्शन 3, उच्च शिक्षा संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना। ऑप्शन 4, ऑनलाइन शिक्षा को उच्च शिक्षा प्रदान के लिए प्राथमिक माध्यम बनाना। एक बार इंग्लिश में ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1, इंक्रीजिंग द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू 50% बाई 2035। ऑप्शन 2, establishing a national research foundation to promote research and innovation. Option 3, setting up a higher education commission to regulate higher education institutions. Option 4, making online education the primary mode of delivery for higher education. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको ये देखना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना, तो ये सही है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। ऑप्शन 2 है अनुसंधान यानी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करना, ये भी ठीक है। ऑप्शन 2 भी सही है कि इस तरीके की फाउंडेशन की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को विनियमित करने के लिए शिक्षा आयोग की स्थापना, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा को उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्राथमिक माध्यम बनाना, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि ये एजेंडा नहीं है कि प्राइमरी मीडियम बना दिया जाएगा हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अब हमें देखना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड और फोर्थ जिसमें है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दें, तो ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, इंक्रीजिंग द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू 50% बाई 2035। ऑप्शन 2, एस्टेब्लिशिंग अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन। ऑप्शन 2 इज ऑल्सो राइट। ये आपको याद रखना है। NEP से रिलेटेड इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था, मे भी इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा आ जाए, तो आपको ये डेटा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही क्रम में है? आपको बताना है कि रिसर्च में कौन सा स्टेप जो है वो सही है, कौन सा स्टेप फॉलो किया जाता है। इन रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स? ऑप्शन 1, हाइपोथेसिस परिकल्पना, आंकड़ों का संकलन, समस्या की पहचान, आंकड़ा विश्लेषण, व्याख्या। ऑप्शन 2, समस्या की पहचान, परिकल्पना, आंकड़ा संकलन, आंकड़ा विश्लेषण, व्याख्या। ऑप्शन 3, आंकड़ा संकलन, परिकल्पना, समस्या की पहचान, आंकड़ा विश्लेषण, व्याख्या। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 1, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन 2, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन 3, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन 4, नन ऑफ दीज। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। जब भी रिसर्च से रिलेटेड इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि हमेशा हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। हो सकता है उसमें दिया हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, तो इसमें आपको देखना है कि किसमें पहला स्टेप यही है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जाएगा। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देन
हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन 2 जो है वो एक सही आंसर है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन 1 लाइनेक्स, ऑप्शन 2 MySQL, ऑप्शन 3 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन 4 मोजिला फायरफॉक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि ये एक पेड सर्विस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इसका ऑप्शन 3 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेप पाइन संचार या अपवाह शब्द संचार शब्द का अर्थ है? द टर्म ग्रेप पाइन कम्युनिकेशन रिफर्स टू ऑप्शन 1 हॉरिजॉन्टल communication, option 2 informal communication, option 3 vertical communication, option 4 mass communication। तो हमें देखना है इसका कौन सा आंसर जो है वो सही है। ऑप्शन 1 हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 2 इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 3 वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 4 मास कम्युनिकेशन। जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन रिफ़र करता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को रिफ़र करता है। ये आपको याद रखना है एज इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं। ऑप्शन 2 इज़ दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी शोध की गहराई का आकलन इस आधार पर किया जा सकता है? द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय ऑप्शन 1 शोध का शीर्षक, ऑप्शन 2 शोध का उद्देश्य, ऑप्शन 3 शोध पर कुल व्यय, ऑप्शन 4 शोध की अवधि। ऑप्शन 1 टाइटल ऑफ द रिसर्च, ऑप्शन 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, ऑप्शन 3 टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, ऑप्शन 4 ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 शोध का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। किसी भी रिसर्च की डेप्थ का आकलन हम इस पे करते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। रिसर्च मतलब फिर से सर्च करना, फिर से किसी नॉलेज को स्टेबलाइज करना। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। आई होप लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।